वाला कार्य है। हेलो फ्रेंड्स, जीरो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो बीएनएस की सीरीज कर रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे साधारण अपवाद। साधारण अपवादों में सबसे पहले हमने क्षम्य प्रतिरक्षाएं देखी हैं जो कि कवर हो रही हैं हमारे 14 से लेकर 33 तक। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के जाएंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में जब हम सेक्शंस को देखेंगे तो ये कौन कौन से सेक्शंस कवर कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं हमारे सेक्शन 34 से लेके 44 तक। सेक्शन 34 से लेके 44 हमको बता रहे हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी निजी प्राधिकार के विषय में। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या होता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार होता है इसको कहते हैं आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार, जो क्या होता है विधि के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, नागरिक और अनागरिक दोनों को दिया जाता है। अपराध तथा हमले के शिकार किसी भी व्यक्ति को विधिक मर्यादाओं के अधीन इस अधिकार के प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है। मतलब उस पर किसी व्यक्ति पर अगर कोई हमला किया गया है तो उसको विधिक मर्यादाओं के अधीन रहते हुए अपना बचाव करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। अब हम इसके जो सेक्शंस होते हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। तो सेक्शंस को जब हम कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले जो सेक्शन हम देखेंगे, सबसे पहले हम सेक्शन देखेंगे 34। क्या बोल रहा है 34 हमको ये बता रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई भी बात अपराध नहीं है। ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति ने प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि प्राइवेट डिफेंस के अकॉर्डिंग की हो, प्राइवेट डिफेंस के अधीन रहते हुए ही की हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 35 क्या बोल रहा है हमको, जो हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई बात अपराध नहीं है। ये वाला जो हमको आईपीसी में सेक्शन था वो कौन सा था, वो था हमारा 96 था हमारा। 96 क्या बोलता था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में अगर कोई बात की गई है तो वो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। फिर जो 97 था वो हमें बताता था कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। किसका? शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है और वो किस लिए हो सकता है, या तो स्वयं के शरीर के विरुद्ध होना चाहिए या किसी अन्य शरीर के विरुद्ध होना चाहिए। यानी किस किस के विरुद्ध उपलब्ध है, शरीर और संपत्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। शरीर किस किस का हो सकता है, स्वयं का या किसी अन्य का। प्रॉपर्टी किसकी हो सकती है, चोरी, लूट या रिश्ती, आपराधिक अत्याचार के अपराध पर भी और आपराधिक प्रयत्न पर भी ये लागू होती है। और प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल और इमूवेबल होनी चाहिए। ये हमने इसके कीवर्ड्स की बात कर ली। अब एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे। एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो 37 है उसमें अंतर्निवेश निर्बंधों के अधीन रहते हुए, जो हमारा आगे हम सेक्शन 37 पढ़ेंगे उसमें कुछ निर्बंध दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है क्या करेगा कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य के व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। किस किस का शरीर हो सकता है, या तो स्वयं का होगा या किसी अन्य व्यक्ति का होगा। प्रॉपर्टी किसकी हो सकती है, अपनी भी हो सकती है, किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। प्रॉपर्टी किससे संबंधित होनी चाहिए, ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है। यहाँ से आपका प्रिकॉशन बन सकता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। ठीक है, या चोरी, लूट या रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न, न केवल इसके अपराध पर बल्कि इसके प्रयत्न पर भी ये लागू है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस पीडी का यूज कर सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, चल अचल दोनों हो सकती है, यानी मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकती है। ये मूवेबल नहीं आएगा, इमूवेबल आएगा, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ के चलते हैं 36 की तरफ। 36 क्या बोल रहा है हमको, 36 का प्रोविजन सेम वैसा का वैसा है जैसे कि किसके विरुद्ध है, 98 में बताया गया था एपीसी में। 98 में बताया था ना हमको, क्या बताया था कि विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, अगर एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई कार्य अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, यानी वो बालक है, उस मतलब बुद्धि ऐसी है कि उसकी बालकों जैसी है, समझ की परिपक्वता के अभाव के कारण, यानी उसमें अपरिपक्व मतलब वो जो व्यक्ति है वो अपरिपक्व है, या चित्त विकृति या मतता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग वह बात अपराध नहीं है। तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। ठीक है, तो ये इसलिए किसने बताया, मैं विकृत व्यक्ति है, उसके द्वारा अगर इस टाइप के काम किए जाते हैं, मैं बालकपन में, समझ में,
अपरिपक्वता के अभाव में, चित्त विकृति के कारण या मतता के कारण या भ्रम के कारण किसी भी तरीके से अगर कोई बात किया जाता है और अगर उससे बचने के लिए आपने अगर किसी अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर लिया है तो वो बात अपराध नहीं होगी। ठीक है। 37 जैसा कि हमने पढ़ा था 35 के अंतर्गत कि भाई 37 में अंतर्निविष्ट निर्बंधों के अधीन रहते हुए, तो 37 क्या है, हमारे निर्बंध हैं, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। कि अगर हम सेक्शन देखेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, तो उसको देखते हैं हम कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं। कब नहीं है? जब किसी लोक सेवक का कार्य हो, ठीक है, लोक सेवक के निर्देश पे कार्य किया गया हो और जो व्यक्ति है वो प्राइवेट डिफेंस का यूज करने से पहले क्या कर सकता है, लोक सहायता प्राप्त कर सकता है। तो क्या होगा, ये निर्बंध दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग उसको फिर अपने पीडी के राइट का प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। मतलब जो पीडी यानी प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज करने के लिए कोई व्यक्ति उतनी ही अपहानि कारित कर सकता है जितनी अपहानि कारित करने की आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक अपहानि करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर 38 के बारे में बात करेंगे। 38 क्या बताता है हमको? जब हम पहले देखते थे ना, आईपीसी में देखते थे, तो आईपीसी में हमको 99 सेक्शन मिलता था, यहाँ पे 37 मिलता है, वहाँ पे 99 मिलता था, जब बताता था कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपके पास नहीं होता है। तो अब हम सेक्शन 38 को देखेंगे तो ये बता रहा है कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है, कि कोई व्यक्ति कब किसी व्यक्ति की डेथ कारित कर सकता है। तो 37 में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए अगर परिस्थितियां ऐसी है कि हमले का परिणाम मृत्यु होगा, भाई उसने इतना तेज हमला किया कि वो व्यक्ति मर जाएगा, तो उसको ऐसा प्राइवेट डिफेंस यूज करना पड़ेगा कि वो मृत्यु कारित कर दे। कि हमले और क्या होगा कि हमले का परिणाम घोरपति होगा। और बलात्संग करने के आशय से अगर कोई हमला किया हो, या प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया कोई हमला हो, या व्यपहरण अपहरण करने के आशय से कोई हमला किया गया हो, या सदोष परिरोध करने के आशय से हमला किया गया हो जिसमें लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं हो सके, या अम्ल फेंकने देने या इसका प्रयास करे जिससे कि घोरपति कारित हो। तो अगर क्या देखेंगे, मृत्यु डेथ हो गई हमारी, घोरपति हो गई, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, रेप आ गया, बलात्संग, प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा आ गई, व्यापरण अपहरण आ गया, सदोष परिरोध आ गया, अम्ल फेंकना आ गया। इसके ये पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे 38 के बाद 39 कहता है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का हो। कब होगा ये? अरे भाई ये जब होगा कि भाई जब 38 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब तो वो 38 का यूज़ करेगा। पर जब 38 का यूज़ नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, 39 का यूज़ करके कोई और अपहानि कारित कर सकता है। ठीक है। मतलब मृत्यु नहीं हो, या कोई घोरपति कारित नहीं हो रही हो, या बलात्संग नहीं किया जा रहा हो, काम तृष्णा नहीं हो रही हो, या सदोष परिरोध नहीं किया जा रहा हो, व्यापहरण अपहरण नहीं किया जा रहा हो, अम्ल फेंकने का काम नहीं किया जा रहा हो, तो मृत्यु कारित नहीं हो सकती। तब तो मृत्यु कारित कर सकते हैं, पर ये जब 39 की परिस्थिति होगी तो मृत्यु कारित नहीं कर सकते, कोई और अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं। ठीक है। पर वो भी क्या होगा, 37 के निबंधनों के अधीन रहते हुए ही की जा सकेगी। तो जब मामला 38 की परिस्थितियों में नहीं आता हो और 37 में वर्णित परिस्थितियां हो, तब क्या होता है, ये क्या होगा, 39 का यूज किया जा सकेगा। ठीक है। अब 40 की तरफ देखते हैं। 40 क्या होता है कि शरीर और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तब क्या होता है कि चाहे अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा हो गई है, और जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है, चाहे ऐसा अपराध किया गया हो या नहीं, जब आशंका पैदा हो गई तब भी, और ऐसे संकट की आशंका बनी रहती है, तब तक ऐसे प्राइवेट जो प्रतिरक्षा है उसका अधिकार का प्रारंभ और बना रहना कंटिन्यू रहता है। ठीक है। 41 देखते हैं। 41 क्या बोल रहा है हमको, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 41 हमको बोल रहा है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का होता है। कब होता है कि वही 37 में वर्णित निर्बंधन दिए गए हैं, भाई लोक सेवक के द्वारा किया गया कार्य हो, लोक सेवक की सहायता प्राप्त कर सकता हो। ठीक है। इस तरीके का या लोक सेवक के निर्देश पे कार्य कर रहा हो, ऐसे निर्बंध, तो पीडी का राइट नहीं मिलेगा आपको, प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा। परंतु
क्या होगा अगर 37 में वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानी स्वेच्छा कारित करने तक होता है, यदि कौन कौन सा अपराध किया गया हो, ये जो निम्न अपराध किए गए हो या उनका प्रयत्न किया गया। कौन कौन से अपराध हैं? लूट आ गई, चोरी आ गई, रिष्टि आ गई, गृह अतिचार आ गया, रात्रो गृह भेदन आ गया, और रिष्टि कैसी आ गई? विस्फोटक द्वारा या अग्नि द्वारा रिष्टि आ गई। ऐसे परिस्थितियों में किया गया प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग ना किया गया तो परिणाम क्या होगा? घोरपति होगी, मृत्यु या घोरपति होगी। ठीक है। मतलब संपत्ति के अंतर्गत प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है जब ये उपयुक्त परिस्थितियां विद्यमान हो। ठीक है, ये बात बोल रहा है। अब सेक्शन 42 क्या बोल रहा है? सेक्शन 42 हमको बोल रहा है कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का कब होता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि भाई मृत्यु कारित करनी होगी तो किसका यूज किया जाएगा? 41 का यूज किया जाएगा। पर बोल रहा है मैं मृत्यु से भिन्न कोई और अपहानि क्या कारित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। 42 के अकॉर्डिंग अगर 41 की परिस्थितियां ना हो और 37 में वर्णित परिस्थितियों के अधीन हो तो क्या कर सकता है? कोई अन्य अपहानि कारित कर सकता है। ठीक है, मृत्यु कारित करेगा तो 41 यूज होगा। अब मृत्यु के अलावा कोई अन्य अपहानि कारित करनी है तो 42 यूज आएगा, लेकिन उसके लिए सेक्शन जो 37 था उसके निर्बंधों के अधीन रहना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के जाएंगे 43 की तरफ। 43 क्या बोल रहा है हमको कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। ठीक है, कब बना रहेगा ये? तो ये इस प्रकार बना रहता है जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका हो कि भाई हमारी संपत्ति पर या किसी अन्य की संपत्ति पर क्या आ रही हो, संकट आ रहा हो। और ये चोरी के विरुद्ध कब होता है? चैरी नहीं है, यह है चोरी। चोरी के विरुद्ध कब होता है? जब अपराधी क्या होता है? संपत्ति के सहित पहुंच से बाहर हो जावे। ठीक है, तब तक जब संपत्ति को लेके बाहर चला गया तब तक ही प्रारंभ और बना रहता है। ठीक है, और लोक प्राधिकारियों की सहायता अभी प्राप्त कर ले तब तक रहता है, या फिर संपत्ति को प्रत्यभूत यानी होता है रिकवर कर ले तब तक बना रहता है। ठीक है, ये हो गया चोरी के विरुद्ध। फिर लूट के विरुद्ध कब तक रहता है? लूट के विरुद्ध रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति, सदोष अवरोध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, या फिर क्या होता है? भय बना रहता है। किस चीज का भय बना रहता है? तत्काल मृत्यु का, तत्काल उपहति का या व्यक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। तब तक क्या होता है? अधिकार का प्रारंभ और बना रहना तब तक चलता रहता है। ठीक है, और आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध कब तक रहता है? जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता रहता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रात्रो गृह भेदन। रात्रो गृह भेदन के विरुद्ध कब तक बना रहता है? जब गृह भेदन से आरंभ हुआ और गृह अत्याचार तक चलता रहता है। ये सारी बात हुई हमारी कि भाई संपत्ति के अधिकार का कब प्रारंभ होगा, कब तक बना रहेगा। ये अलग अलग अपराधों में अलग अलग परिस्थितियां थी जो हमने अभी डिस्क्राइब की है। अब हम इसका देखेंगे लास्ट सेक्शन कौन सा है इसका लास्ट सेक्शन है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो। क्या बोल रहा है ये सेक्शन हमको बोल रहा है कि जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती हो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक बना रहेगा। चलो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक बस है, इस बस में है ना सीटें लगी हुई है, ड्राइवर आगे बैठा है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है और यहाँ पे क्या है बीच बीच में बैठे हैं आतंकवादी, यहाँ पे बैठे हैं और ये जो बस है वो स्कूल बस है, इसमें बैठे हैं बच्चे। फिर क्या होता है कि ये जो आदमी है ना इसको पता है कि भाई इस बस में आतंकवादी बैठ गए, तो ये पहले ही क्या करता है ड्राइवर से टाई अप करके इसमें कंडक्टर का रोल प्ले करता है कि भाई मैं कंडक्टर का रोल प्ले करूँगा, आप मुझे इस गाड़ी में बैठने दो, क्योंकि इसको कहीं से संदेह हो जाता है कि ठीक है, इसको ये नहीं होता कि भाई इसको मतलब ऐसे विश्वास होता है कि भाई ये ना शायद इस बस में हो सकते हैं, तो ये उसमें चल जाता है। मतलब इसको सूचना मिलती है कहीं से कि भाई है ना इस बस के अंदर आतंकवादी बैठे हैं, अब फाइनली उसमें आतंकवादी निकल जाते हैं कि भाई ये आतंकवादी हो गए यहाँ पे। अब क्या करता है ये व्यक्ति कि अगर
ये इन व्यक्तियों पे गोली नहीं चलाता तो ये क्या करते हैं, इन बच्चों में से किसी को मार देगा। तो ये क्या करता है, एक शूट करता है। किसको शूट करता है, मतलब शूट करता है इस पीछे वाले व्यक्ति को। पर ये जो पीछे वाला व्यक्ति है ये नहीं मर के, और इसमें से एक बच्चा मर जाता है। तो क्या होगा, अगर बच्चा मर जाएगा तो क्या इसको, जो ये ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर है, ये पुलिस ऑफिसर हो गया, जैसे आर्मी का कोई ऑफिसर हो गया जिसको सूचना मिली है, तो क्या इस व्यक्ति को दायी ठहराया जाएगा, नहीं ठहराया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सद्भावनापूर्वक आशय था कि ये सारे बच्चों को बचाना चाहता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भाई अचानक से ये बच्चा मर गया, एक दूसरा बच्चा मर गया, तो क्या इस व्यक्ति को दायी ठहराया जाएगा, बिल्कुल भी इसको दायी नहीं ठहराया जाएगा। अगर इसका हम एक इलस्ट्रेशन जो इसके बुक में दे रखा है, एक्ट में दे रखा है, अगर उसको देखते हैं तो क्या कहता है कि कैब पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अपना अधिकार यूज नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे बालकों की अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना भी गोली नहीं चला सकता। तो वो क्या करता है, गोली चला देता है और कोई बालक मर जाता है। तो क्या उस व्यक्ति को दायी ठहराया जाएगा, नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, तो क्या बात देखिए हमने यहाँ पे अब तक हमने देखा है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पीडी के राइट्स देखे हमने, किसके संबंध में, बॉडी के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में। ठीक है, कब मृत्यु कारित कर सकते हैं, कब मृत्यु से भिन्न अपहानि कारित कर सकते हैं, और कब इससे मतलब क्या होगा, इसके प्रारंभ कब होगा, बना कब तक रहेगा। ये सारे प्रोविजंस हमने देखे पीडी वाले में, प्रोविजंस के अंतर्गत। पीडी यानी वही प्राइवेट डिफेंस। तो ये थी हमारी प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड क्लास। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, डी लॉ जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अगर ये आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप इनको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ये नए एक्ट्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी नॉलेज होनी चाहिए। और इन एक्ट्स की डिटेल स्टडी करने के लिए आप हमारे डी लॉ इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिस पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।